अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग के पिछले कुछ वीडियो से आपने काफी अधिक जानकारी प्राप्त की होगी। हमने ये भी देखा कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, किस प्रकार से अधिकतमीकरण की समस्या और न्यूनतमकरण की समस्या को ग्राफ की विधि से भी हल किया जा सकता है अथवा सिंप्लेक्स विधि से भी हल किया जा सकता है। परंतु यदि कोई सवाल ऐसा हो जिसमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण का मिक्स हो, तो वह रेखीय प्रोग्रामिंग के माध्यम से हल करने में समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके लिए अर्थशास्त्र में एक प्रविधि काम में ली जाती है, जिसे खेल का सिद्धांत या गेम थियरी के नाम से जाना जाता है। कई बार विद्यार्थी बहुत मांग करते हैं कि सर आप गेम थियरी पर आप वीडियो बनाइए, तो मेरा एक प्रयास है कि गेम थियरी आपको समझा पाए, इसी दृष्टि से हमने इन वीडियो को लिया है। तो सबसे पहले हम जो गेम थ्योरी है उसकी बेसिक अवधारणा को समझते हैं। खेल जो होता है वो खेल में एक व्यक्ति जीतता है तो दूसरा उतना ही हारता है। यानी जब खेल है उस खेल में जो व्यक्ति जीतता है उसको धनात्मक पे ऑफ मिलता है और जो व्यक्ति हारता है उसको ऋणात्मक पे ऑफ मिलता है। अर्थात आप देखिए, मान लीजिए शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में एक व्यक्ति कहता है कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने 5 लाख कमाए हैं तो दूसरे कई व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका जो सम है वो मिलाकर 5 लाख माइनस में होगा। यानी जो व्यक्ति खेल में जीतता है उसको धनात्मक पे ऑफ मिलता है, पॉजिटिव उसको लिख सकते हैं, यानी धनात्मक पे ऑफ मिलता है। यानी एक व्यक्ति कह रहा है मैंने 5 लाख कमाए, तो यानी उस व्यक्ति को शेयर मार्केट से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट जो हुआ शेयर मार्केट में, वो शेयर मार्केट का प्रॉफिट ऐसा तो नहीं है कि रिजर्व बैंक ने नोट छाप के शेयर मार्केट में डाले और वह व्यक्ति जीत गया। जब भी किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति को फायदा होता है तो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है। तो मान लो ए व्यक्ति को 5,000 रुपए प्लस मिले, तो हो सकता है बी व्यक्ति 2 लाख रुपए हार गया हो, सी व्यक्ति हो सकता है 1 लाख रुपए हार गया हो, डी व्यक्ति हो सकता है 1,75,000 रुपए हार गया हो शेयर मार्केट में, और ई व्यक्ति हो सकता है 25,000 उसका नुकसान हुआ हो। कहने का तात्पर्य यह है कि खेल का जो सिद्धांत है उसमें 2 प्रकार के पे ऑफ होते हैं। एक धनात्मक पे ऑफ हो सकता है, दूसरा ऋणात्मक हो सकता है। जब भी एक व्यक्ति खेल में जीतता है तो उतना ही दूसरा हारता है। मान लीजिए 2 है, एक है यूनियन और दूसरी है, एक तो यूनियन है और दूसरी कंपनी है। अब मान लीजिए यूनियन वाले चाहते हैं कि कंपनी वाले हमारी सैलरी बढ़ाए और कंपनी वाले कहते हैं कि कंपनी ऑलरेडी घाटे में चल रही है, तो ऐसी स्थिति में सैलरी बढ़ाना संभव नहीं है। आपस में उनमें चर्चा होती है, वार्ता होती है, और अगर यूनियन वाले 100 रुपए अपनी सैलरी बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं तो कंपनी को 100 रुपए का घाटा होता है। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य रूप से जो गेम थियरी है उस गेम थियरी में 2 प्रकार के पे ऑफ होते हैं। एक विजेता होता है, जो जीतता है उसको धनात्मक पे ऑफ मिलता है, और दूसरा उतना ही उसको ऋणात्मक होता है। सामान्य रूप से जो हम गेम की बात कर रहे हैं, गेम 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला गेम जो हो सकता है वो गेम हो सकता है अवसर आधारित गेम हो सकता है। देखिए, गेम थ्योरी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है अवसर आधारित खेल और दूसरा व्यू रचना आधारित। 2 प्रकार के खेल की हम बात कर रहे हैं। पहला अवसर आधारित खेल है जिसमें डिपेंड करता है कि आपके पास कार्ड्स क्या है। जैसे आप ताश खेलते हैं तो वो एक अवसर आधारित खेल है। आपके पास अच्छे पत्ते आएंगे तो आप गेम को जीत जाएंगे, और आपके पास अच्छे पत्ते नहीं आएंगे तो आप गेम हार जाएंगे। इसी प्रकार से आप लूडो खेल रहे हैं, आप डायस चलते हैं तो डायस में 1 से लेकर 6 तक संख्या आ सकती है। अब आपको 5 चाहिए और उसी समय 5 आ जाता है तो आप हो सकता है आप खेल जीत जाएंगे, और जिस समय आपको 5 की आवश्यकता है, 4-5 बार आपने ट्राई करी, 5 नहीं आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, पर 5 नहीं आ रहा है, तो हो सकता है वह गेम आप हार जाएंगे। तो ऐसे गेम जिसमें हारने और जीतने की संभावनाएं पूर्ण रूप से प्रकृति प्रदत्त होती है या प्रायिकता पर आधारित होती है, इस प्रकार के गेम्स को हम अवसर आधारित गेम कहते हैं। इसमें आपका अच्छा अवसर है, आप ताश खेलने बैठे हैं, अच्छे कार्ड्स आपके पास आ गए, हो सकता है आप उस खेल को जीत जाए, पर आप ताश खेल रहे हैं और बार बार आपके पास घटिया कार्ड्स आ रहे हैं तो लगातार आप हारते चले जाएंगे। इसी प्रकार से आप डायस से खेल रहे हैं, पासे से खेल रहे हैं, पासे आपको जैसे अनुकूल चाहिए वैसे ही पासे प्राप्त होते जा रहे हैं तो आप उस गेम को जीत जाएंगे, और अगर पासे आपके नेगेटिव प्राप्त हो रहे हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है वैसे पासे नहीं आ रहे तो हार जाएंगे।
ये जो खेल होता है, जो संभावना पर आधारित होता है, इसको अवसर आधारित खेल कहा जाता है। दूसरा खेल जो होता है वो व्यू रचना आधारित खेल होता है। आप देखेंगे क्रिकेट टीमें खेलती है तो एक स्ट्रेटजी बनाकर खेलती है कि किसको स्लेजिंग करनी है, किसको बाउंड्री पे खड़ा होना है, किसको बॉलिंग करनी है, किसको बैटिंग करनी है, किसको विकेट कीपिंग करनी है, किस खिलाड़ी के लिए किस प्रकार की बॉल डालनी है, कितना स्कोर हमको चेस करना है, कितने खिलाड़ी स्पीड से खेलेंगे, कितने खिलाड़ी डिफेंडिंग खेलेंगे, ये सारी की सारी चीजें व्यू रचना आधारित होती है। इसी प्रकार से आप फुटबॉल आप देखेंगे तो फुटबॉल में कौन डिफेंडिंग करेगा, कौन गोलकीपर बनेगा, कौन मिड में खेलेगा, कौन फॉरवर्ड में खेलेगा, और कौन किसको चेक करेगा, किस खिलाड़ी के चेक करने के लिए कौन सा खिलाड़ी रहेगा, ये सारा का सारा एक व्यू रचना आधारित खेल होता है। इसी प्रकार से जो व्यापार होता है उसमें भी व्यू रचना आधारित खेल भी होता है। अगर दो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियां चाहती है कि उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, तो वह व्यू रचना अपनाती है। पहली कंपनी व्यू रचना अपना सकती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करूं जिससे मेरा माल ज्यादा बिके। दूसरी कंपनी ऐसी व्यू रचना बना सकती है कि मैं अपने प्रोडक्ट की रेट में कम करूं, या प्रोडक्ट के साथ कोई फ्री सैंपल दूं, या कोई फ्री आइटम दूं, एक के साथ एक फ्री दूं, उससे अपनी सेल को बढ़ाऊं। ये उसकी व्यू रचना हो सकती है। तीसरी कंपनी हो सकता है किसी बड़ी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके उसका ब्रांड नेम यूज करके अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है, वो एक अलग व्यू रचना हो सकती है। एक कंपनी ऐसी हो सकती है जो डोर टू डोर अपने सैंपल देकर पब्लिक को या जनता को ये बताना चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा है, ये भी एक व्यू रचना आधारित होती है। तो दूसरा जो गेम का तरीका है वो व्यू रचना आधारित गेम होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कंपनी अलग अलग कंपनियां अपनी अपनी रणनीति डिसाइड करती है और उस रणनीति के तहत वह जो है वो मार्केट की स्ट्रेटजी को यूज करती है। तो हम यहाँ देखिए अवसर खेल है, अवसर खेल पूरी तरह से देव संयोग पर आधारित है। हम यहाँ जो बात करेंगे वो गेम थ्योरी में व्यू रचना आधारित गेम पर हम ज्यादा बात कर पाएंगे, क्योंकि जो अवसर आधारित खेल है उसका लिए कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। पर दूसरी जो खेल है, दूसरा जो गेम है वो व्यू रचना आधारित गेम होता है, जिसमें हर कंपनी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाती है और उस स्ट्रेटजी को मानते हुए वह आगे बढ़ती है और प्रयास ये करती है कि मार्केट का एक बड़ा भाग वो उसको कैप्चर कर ले। तो इस प्रकार की जो खेल की स्थिति होती है, मान लीजिए मार्केट में दो व्यक्ति है, दो कंपनी है, तो दो कंपनी है, मान लीजिए मार्केट में ए कंपनी है, ये पेप्सी है, और बी कंपनी कोक। अब मान लीजिए एक मार्केट में खेल का स्थिर योग है, यानी दोनों का मिलाकर दिन भर में 10,000 बोतल बिकती है। मान लीजिए उदयपुर एक शहर है, उदयपुर शहर में प्रतिदिन 10,000 बोतल कोल्ड ड्रिंक की बिकती है, और मार्केट में दयाधिकार है, यानी दो ही कंपनियां हैं, एक पेप्सी है दूसरा कोक है। अगर पेप्सी 6,000 बेच पाती है तो ये 4,000 ही बेच पाएगी, ये 5,000 बेचती है तो ये भी 5,000 बेच पाएगी, ये 3,000 ही बेच पाती है, इसका मतलब ये 7,000 बेच रही है। तो इन कंपनियों में आपस में व्यू रचना आधारित प्रतिस्पर्धा चलती है। दोनों कंपनी अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाती, उसके हिसाब से वो एडवर्टाइज करती है, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करती है, प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करती है, अलग अलग तरीके से। तो ये अब देखिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस प्रकार का जो खेल होता है वो व्यू रचना आधारित खेल की उसको संज्ञा दी जाती है। तो हम देखें दो व्यक्तियों का, पहले देखिए स्थिर खेल योग। अब देखिए हम एक नई चीज बताते हैं, दो व्यक्तियों का स्थिर खेल योग। दो व्यक्ति या फर्म, उद्योग, संस्था, समूह है, कुछ भी हो सकता है, आदि में स्थिर खेल योग। देखिए यदि दो कंपनियां ऐसी हैं, अगर खेल में दो ही व्यक्ति हो, या हम कह सकते हैं दो फर्म है, या दो उद्योग है, या कोई दो संस्था है, मान रहे हैं दो से अधिक भी हो सकती है, पर हम सरलता की दृष्टि से मान रहे हैं कि दो ही कंपनी है, या दो ही व्यक्ति है, या दो ही संस्था, जो भी है, खेल में भाग लेते हैं। अब क्या होता है, इनका खेल का स्थिति हो गया, जैसा अभी हमने बात करी कि मान लीजिए मुंबई का एक बाजार है, मुंबई के बाजार में प्रतिदिन जो टायर की बिक्री है वो टायर की बिक्री है 50,000 टायर। अब मान लीजिए ए, बी और सी तीन विक्रेता है, ये बेच पाता है 25,000, ये बेच पाता है 10,000 और ये बेच पाता है 15,000। खेल का योग स्थिर है, यानी 50,000 से ज्यादा टायर नहीं बिकते हैं।
अब ए बी सी तीनों अपनी अपनी रणनीति बनाते हैं। ए चाहता है कि मैं और ज्यादा बेच पाऊं, बी चाहता है मैं अपनी सेल बढ़ाऊं, सी चाहता है मैं सेकंड से फर्स्ट पोजीशन पाऊं। ये स्ट्रेटजी बनाता है और भारी मात्रा में एडवर्टाइज करता है, अच्छे अच्छे फिल्म अभिनेता को बुलाता है, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करता है और अपने प्रोडक्ट की जो ड्यूरेबिलिटी गारंटी है उसको बढ़ा देता है। पहले 3 साल की गारंटी दे रहा था, अभी 3.5 साल की गारंटी देता है प्रोडक्ट की, और इसकी सेल बढ़कर 30,000 हो जाती है। तो यहां प्लस हुआ, तो देखिए हो सकता है इसका जो सेल है, इसका सेल 8,000 ही रह जाए, इसका मतलब इसका -2,000 हुआ, क्योंकि इसका +5,000 हुआ। और हो सकता है अब इसका सेल 12,000 ही रह जाए, यानी इसका -3,000। तो खेल का जोड़ योग स्थिर होता है, यानी स्थिर खेल योग की स्थिति क्या होती है? जब खेल का योग स्थिर रहता है, एक कंपनी जितना प्रॉफिट करेगी दूसरी कंपनी उतना ही लॉस करेगी, या दूसरी कंपनियों का समूह उतना ही लॉस करेगा, क्योंकि टोटल सेल तो वो की वही 50,000 रुपीज रहने वाली है। अब मान लीजिए बी ने अपने टायर की मैन्युफैक्चरिंग की एक नई यूनिट स्टार्ट करी, वह एक ऑटोमेटिक प्लांट लेकर आया और उसके टायर की क्वालिटी बढ़ी, तो ये 20,000 बिकने लगा। 20,000 बिकने लगा तो इसकी सेल भी 20,000 ही रह गई, यानी यहाँ -10,000 हुआ, क्योंकि इसका +12,000 हुआ और ये 10,000 इसका सेल रह गया, तो यानी इसका -2,000 रहा। तो इस प्रकार से देखिए खेल का योग स्थिर खेल योग होता है, वो 50,000 का 50,000 ही रह रहा है। इसी प्रकार से सी और कोई चेंज करे तो वह हो सकता है। तो अब देखिए खेल में क्या होता है, भुगतान या पे ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। ये स्थिर खेल योग की हम बात करिए, हम इसके सवाल करेंगे तो आप और अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। भुगतान या हम बात करते हैं भुगतान या पे ऑफ मैट्रिक्स। एक चीज और समझ लेते हैं, देखिए ये रणनीति आधारित खेल होते हैं, उसमें किसको कितना मिलेगा, किसको कितना नुकसान होगा, इसकी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी के पास 4 रणनीति है, C1, C2, C3 और C4। यूनियन के पास भी 4 रणनीति, U1, U2, U3, U4। ये यूनियन की रणनीति है और ये वाली कंपनी की रणनीति है। अब देखिए इनमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कंपनी के द्वारा भी 4 रणनीति का यूज किया जा रहा है और यूनियन के द्वारा भी 4 रणनीति का यूज किया जा रहा है। हम पहले चर्चा करते हैं कंपनी की C1 रणनीति। कंपनी की C1 रणनीति है जो वो बोल रही कठोर रणनीति है, जिसके तहत वो कम से कम वेतन वृद्धि करना चाहती है, वो टाइट होना चाहती है। कंपनी कहती है कि मैं अपना पूरा प्रोडक्ट बंद कर दूंगा, फैक्ट्री बंद कर दूंगा, पर इससे ज्यादा मजदूरी नहीं दूंगा, यानी कंपनी कठोर रणनीति का पालन करती है। दूसरी होती है तार्किक दृष्टिकोण, जिसके माध्यम से वो बताती है कि आप लोगों की अगर इस समय आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, आपकी मजदूरी बढ़ाएंगे, तो कंपनी पहले से ही घाटे में चल रही है और ज्यादा घाटे में चली जाएगी और ऐसी स्थिति में कंपनी में तालाबंदी की कगार आ जाएगी, अतः इस समय वेतन वृद्धि किया जाना संभव नहीं है। तीसरी रणनीति होती है कंपनी की कानूनी रणनीति, जिसमें वह श्रम कानूनों का सहारा लेते हुए श्रमिकों को ज्यादा मजदूरी बढ़ाने के प्रति मना करती है। और चौथी रणनीति हो सकती है समझौता करने का प्रयास करती है। कंपनी जानती है कि उसके पास बहुत बड़े ऑर्डर हैं, अगर समय पर वह प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसके ऑर्डर कैंसिल होने की संभावना है, उसकी गुडविल खराब होने की संभावना है। तो चौथी रणनीति जो है समझौतावादी रणनीति कंपनी की हो सकती है। यूनियन की भी अलग अलग रणनीति है। यूनियन की पहली रणनीति कठोर रणनीति है, जिसके तहत यूनियन तालाबंदी करेगी, तोड़फोड़ करेगी, काम बंद कर देगी और किसी प्रकार से कंपनी में आगजनी करने का प्रयास करेगी। पहली रणनीति कठोर रणनीति। ये भी कठोर रणनीति है, ये भी कठोर रणनीति है और ऐसी स्थिति में हो सकता है 40 जो है वो वेतन वृद्धि प्रति मजदूर हो जाए। दूसरी रणनीति यूनियन की दूसरी रणनीति है तार्किक दृष्टिकोण वाली है, जिसके अंदर वह अपनी मांग का औचित्य बताएगी। कंपनी के यूनियन के जो सदस्य है वो बताएंगे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, दूध महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, चावल महंगा हो गया, तेल घी सब महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई। ऐसी स्थिति में जो श्रमिक है उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, अतः सैलरी बढ़ाना बहुत आवश्यक है। ये एक तार्किक दृष्टिकोण कर सकती है।
तीसरी रणनीति कंपनी की हो सकती है कानूनी, जिसमें वह श्रम कानून का सहायता लेके जो यूनियन है वो अपनी कह रहे हैं कि हमको मिनिमम वेज मिलना चाहिए, हमको ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट देना चाहिए, इसके अलावा हमको समय पर जो वर्दी है वो मिलनी चाहिए, तो कानूनी सहारा ले सकती है। और चौथा, यूनियन भी एक समझौते का रूप है, क्योंकि यूनियन के पदाधिकारी को पता है कि ज्यादा समय में अगर कंपनी बंद रहेगी तो ऐसी स्थिति में जो श्रमिक लोग हैं उनके खाने के लाले पड़ सकते हैं, वो गरीब आदमी है, ज्यादा समय तक वो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग रणनीति है। इस रणनीति के तहत देखिए, पहले फर्स्ट मान लीजिए 25 है, मैं इसको देखिए चेक करता हूं कि किस प्रकार से, मान लीजिए अलग अलग रणनीति है, 25, 30, 45, 0, ये 20, ये 19, या 7 या 9, या 13 या 15, या 16, या 17, 15, ये 13, और U4 रणनीति है 40, 15, 10 एंड 5। देखिए अब इसको हम समझते हैं। किसी समय यूनियन के द्वारा भी कठोर रणनीति अपनाई जा रही है और कंपनी के द्वारा भी कठोर रणनीति अपनाई जा रही है, तो उस समय हो सकता है कंपनी को 25 रुपए देने पड़े ज्यादा। कंपनी कठोर रणनीति पर है और जो यूनियन है उस यूनियन का तार्किक दृष्टिकोण है, तो उस समय 20 रुपए मजदूरी दर बढ़ेगी। कंपनी के द्वारा कठोर रणनीति अपनाई जा रही है और यूनियन के द्वारा तीसरी रणनीति काम में ली जा रही है, यानी कंपनी अपनी पहली रणनीति काम में ले रही है और यूनियन थर्ड रणनीति काम में ले रही है, उस समय उसको 17 रुपए बढ़ेंगे। कंपनी कठोर रणनीति अपना रही है और यूनियन समझौते की रणनीति अपना रही है, तो उस समय हो सकता है उसको 40 रुपए की वृद्धि हो जाए। अब दूसरी रणनीति जो कंपनी की है, कंपनी की तार्किक दृष्टिकोण की है और यूनियन कठोर रणनीति अपनाती है, तो उसको 30 रुपए वेतन वृद्धि मिलेगी। कंपनी भी तार्किक दृष्टिकोण अपनाती है, यानी कंपनी भी दूसरी रणनीति अपनाती है, यूनियन भी दूसरी रणनीति अपनाती है, तो उसको 19 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। कंपनी के द्वारा तार्किक दृष्टिकोण लिया जाता है, यूनियन के द्वारा कानूनी सहायता ली जाती है, तो ये 15 रुपए बढ़ेंगे। और कंपनी के द्वारा तार्किक दृष्टिकोण यानी दूसरी रणनीति को काम में लिया जा रहा है और जो यूनियन है उसके द्वारा समझौतावादी दृष्टिकोण काम में लिया जा रहा है, तो यहाँ 15 रुपए बढ़ेंगे। इस प्रकार से दोनों की अलग अलग रणनीति है। कंपनी की तीसरी रणनीति है, यूनियन की पहली रणनीति है, तो वो 45 रुपए सैलरी बढ़ाने में सक्षम हो जाएगी। कंपनी के द्वारा जो रणनीति अपनाई जा रही है वो कानूनी अपनाई जा रही है और इनके द्वारा तार्किक अपनाई जा रही है, तो 7 रुपीज मिलेंगे। अब देखिए एक रणनीति ऐसी भी है जहां कंपनी समझौतावादी दृष्टिकोण है, यूनियन बहुत ज्यादा टाइट रहती है, एंड में कंपनी कह देती है मैं तो कुछ भी हो जाए कंपनी बंद कर दूंगा पर कुछ भी नहीं दूंगा। एक बहुत ज्यादा कठोर रणनीति की वजह से यूनियन को हो सकता है कुछ भी फायदा नहीं मिले। या यहाँ देखिए दोनों ही समझौतावादी है, श्रमिक यूनियन को भी लगा कि अब ज्यादा हड़ताल टिक नहीं सकती है, श्रमिकों के भूखे रहने की नौबत है, और इधर कंपनी को ये लग रहा है कि अब ज्यादा श्रमिक कर नहीं पाएंगे, अंततः उनको काम पे आना पड़ेगा, तो कंपनी केवल 5 रुपए ही बढ़ाती है, एक सम्मान के रूप में बढ़ाती है कि आपने इतने दिन हड़ताल करी। यानी अलग अलग रणनीति जो होती है उस रणनीति के हिसाब से अलग अलग डिसाइड करती है। तो ये बेसिक्स बात हमने करी कि किस प्रकार से जो गेम थ्योरी है होती है उसमें क्या होता है, इसके बारे में एक छोटा सा आपको किस प्रकार से गेम थ्योरी को आपको करना है उसके बारे में हमने बात करने की प्रयास किया है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो गेम थ्योरी है उसकी बेसिक्स, अगर आप बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो आप उसको समझ पाएंगे कि किस प्रकार से जो गेम थ्योरी है उसमें जो व्यू रचना आधारित गेम होते हैं और उसके हिसाब से सैलरी बढ़ती है। इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम सवाल करेंगे। पहले हम इसको ये समझेंगे कि स्थिर खेल योग क्या होता है उसको समझेंगे, शून्य खेल योग क्या होता है उसको भी समझेंगे, आयताकार खेलों में किस प्रकार से सैडल पॉइंट सॉल्यूशन लिया जाता है उसकी भी हम चर्चा एक एक वीडियो में करेंगे। और उसके बाद फाइनली जो हमारा गेम थ्योरी का जो सिद्धांत है, ग्राफिकल मेथड है, उसको भी करेंगे और मैथमेटिकल मेथड को भी करेंगे। तो देखिए इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा गेम थ्योरी का डीपली अध्ययन नहीं किया जाता जैसा कि गणित में किया जाता है। हम यहाँ जो बेसिक्स है गेम थ्योरी के, जितना कि इकोनॉमिक्स में काम में आता है उतनी ही हम चर्चा कर पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा डीप में गेम थ्योरी को पढ़ना है तो आपको मैथमेटिक्स वाले जो वीडियो है वो देखने होंगे। धन्यवाद।